उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। मैं सौ उगले जयश्री सुनील, गोखले एजुकेशन सोसाइटी, श्री जयराम भाई हाई स्कूल, नासिक रोड। आज के अध्ययन के लिए छठी कक्षा के हिंदी सुलभ भारती की दूसरी कविता जो है पद्य क्रमांक 2, जिसका नाम है बसंती हवा, यह हमने चयन की है। तो हम आज इस बसंती हवा के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जिसे देखकर आपको अध्ययन के लिए इस वीडियो का बहुत ही अच्छा उपयोग होगा। सुनो और गाओ। पद्य क्रमांक 2 या कविता क्रमांक 2, बसंती हवा। इसके जो कवि हैं वे हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। कवि केदारनाथ जी अग्रवाल जी का परिचय जो है वह हम देखने वाले हैं। इनका जन्म जो है वह 1 अप्रैल 1911, इनका निधन 22 जून 2000 में हुआ। इनका जन्म स्थान जो था वह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कामासीन गांव में हुआ था। यह हिंदी के एक जाने माने और छायावादी कवि माने जाते हैं। यह गांव की खेती, गांव की मिट्टी से बहुत जुड़े हुए थे। इनका बचपन जो है वह इसी ग्रामीण भाग में उन्होंने बिताया और इसीलिए उस ग्रामीण संस्कृति की तरफ इनका एक खास आकर्षण था, जिसका प्रभाव इनके लेखन पर भी हमें दिखाई देता है। इनकी प्रमुख कृतियां जो है वह कौन कौन सी है, तो यह युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, गुल मेहंदी, है मेरी तुम, बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम, मार प्यार की थापे, अपूर्वा आदि थी। और कई तरह के इनके कविता संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। जो अपूर्वा के लिए, अपूर्वा जो है वह उनका कविता संग्रह जो है वह बहुत खास है। 1986 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार उन्हें इसके लिए मिला। इसके सिवा, इसके अलावा भी अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार इन्हें दिए गए हैं, उन्हें नवाजा गया है। कवि केदारनाथ जी अग्रवाल। यह एक सुंदर प्रकृति का दृश्य है। इस दृश्य को देखकर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं कि यदि, देखो यहाँ पर कितने सुंदर रंग भरे हुए हैं, हरी भरी सृष्टि यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। ऐसा प्रकृति का रूप हमें निहारते ही बनता है। यदि प्रकृति में यह सुंदर रंग नहीं होते तो यह दुनिया मनमोहक नहीं होती, बहुत उबाऊ होती। यह दूर दूर तक फैला हुआ नीला आकाश, हरे भरे जंगल, तालाबों में खिले कमल के फूल, डालियों पर लहराते और झूमते विविध रंगों के मनभावन पुष्प, उन पर मंडराती हुई सुंदर रंग की तितलियां, कितना ही सुंदर और मन विभोर ऐसा दृश्य हमारे दृश्य पटल पर आ जाता है। मनुष्य कितनी भी चिंता में क्यों न डूबा हुआ हो, लेकिन जब वह इस प्रकृति के पास जाता है, यह सृष्टि के साथ रहता है, प्रकृति के साथ रहता है, तो उसे बड़ा ही आनंद मिलता है। उसके मन का जो तनाव है वह बहुत कम हो जाता है। तो तनाव कम करने के लिए, हमारा मन हल्का करने के लिए, हमारी चिंता, हमारी निराशा सब हरने के लिए यह प्रकृति एकमात्र ही बहुत अच्छा साधन है, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारे देश में 6 ऋतु होते हैं। वह कौन कौन से हैं? तो वह है, उनका क्रम जो है वह इस प्रकार है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु। सर्दी के बाद ऋतुराज वसंत का आगमन होता है और इस ऋतु में प्रकृति में चारों ओर हरियाली छाई होती है। तरह तरह के रंग बिरंगे फूल यहाँ पर खिले हुए होते हैं, जिन्हें देखकर हमारा मन भी आनंदित हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, जिन्हें देखकर हमारे मन को एक अलग ही खुशी और एक अलग ही समाधान प्राप्त होता है। तो इसी वसंत के ऋतु में वसंत पंचमी और होली,
जैसे त्योहार भी हम मनाते हैं। त्योहार भी न होते हमारे जीवन में यदि, तो शायद कोई व्यक्ति सुखी या आनंदी न रह पाता। त्योहार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन त्योहारों की वजह से ही हमारे जीवन में हम अच्छा सुख पाते हैं और जिसमें प्रकृति जो है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्रकृति के साथ ही या प्रकृति पर ही आधारित निर्भर ऐसे हमारे भारतीय संस्कृति के त्योहार बनाए गए हैं, जिसका आनंद हम साल भर में हर महीने में लेते हैं और आनंदित हो जाते हैं, अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। तो यहाँ पर हम यह कविता आज देखने वाले हैं, बसंती हवा। केदारनाथ अग्रवाल जी, उनका परिचय हम देख चुके हैं। तो इस पाठ में हमें क्या बताया गया है, तो बसंत ऋतु में बहने वाली जो हवा होती है वह बहुत ही सुहानी और सुंदर होती है। इस समय सर्दी समाप्त हो जाती है और गर्मी का आगमन अभी बाकी होता है, दूर होता है। तो बसंती हवा हमारे लिए सदा ही प्रसन्नता प्रदान करने वाली हवा मानी जाती है और इसीलिए हम यह कविता आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इस कविता का गायन करेंगे। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम के ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसो झुलाई न सरसो, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि यह जो हवा है बसंती हवा, तो इस बसंती हवा के स्वभाव गुणों का विशेषण या विशेषता यहाँ पर बताई गई है। किस प्रकार उसमें भावुकता है, किस प्रकार वह मनमौजी होती है, उसकी निडरता भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसकी जो अटखेलियां हैं वह भी हमें समझ में आती है। सिर्फ पढ़ने से ही हमें इतना कुछ समझ में आता है, तो इसका स्पष्टीकरण देखने के बाद आपको और भी अच्छी तरह से यह समझ में आ जाएगा। तो यह जो हवा है, यह हवा बहुत ही सुंदर और मनभावन और ठंडी ठंडी होती है। हवा के गुण भी हमने यहाँ पर देखे। तो इस कविता का जो यह पहला चरण है, इस पहले चरण का पहले हम स्पष्टीकरण देखेंगे। देखो, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। हवा क्या कहती है हमसे कि मैं हवा हूँ। हवा यानी वायु, वात, पवन, ऐसे बहुत सारे उसको पर्यायवाची शब्द हैं। तो वह कहती है कि मैं हवा हूँ, लेकिन सीधी या साधारण कोई ऐसी वैसी हवा नहीं हूं, तो मैं बसंत में आने वाली बसंती हवा हूं। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूं। अनोखी, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिया गया है। देखो, अनोखी यानी निराली। मैं निराली ही हूं, मैं कोई साधारण हवा नहीं हूं। बड़ी बावली हूं। बावली, बावली का अर्थ है अपनी ही धुन में जीने वाली। देखो, यह सब वर्णन सुनते समय मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया। बचपन में सब कैसे एकदम शरारती होते हैं, नटखट होते हैं, बड़ी ही अटखेलियां करते हैं सभी जन। तो आप सबको भी आपका बचपन, इससे भी पहले, आप तो अभी बच्चे ही हो, लेकिन इससे भी पहले वाला जो बचपन है वह आपको याद आ रहा होगा और आपने की जो अटखेलियां होंगी या आपने जो मनमौजीपना किया होगा, वह सब आपको याद आता होगा। तो
हमें भी ऐसा ही एहसास हो रहा है। तो हवा कहती है, अरे सब सुनो, मैं एक निराली ही अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ। बावली यानी अपनी ही धुन में जीने वाली हूँ। नहीं कुछ फिक्र है, मुझे किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं है। फिक्र सॉरी मस्त मौला, बड़ी मस्त मौला। मस्त मौला यानी मनमौजी। मैं बहुत ही मनमौजी हूँ। मनमौजी मतलब क्या? जहां जी करे वहां चले जाना, जहां मन चाहे वहां जाना, मन में जो भी हो वह सब करना, वह मनमौजी। ऐसे में मस्त मौला हूँ। नहीं कुछ फिक्र है, मुझे किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं है। फिक्र यानी चिंता, कोई भी चिंता मुझे नहीं है। बड़ी ही निडर हूँ। देखिए, मैं बहुत निडर हूँ, मैं किसी से भी डरती नहीं हूँ। हम भी बचपन में ऐसे ही होते हैं, किसी से भी डरते नहीं हैं, जो मन में आए वह करते रहते हैं। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, जहां मेरा मन करे वहां पर मैं चली जाती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। मुसाफिर यानी यात्री, यहाँ से वहां से यहाँ आवागमन करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें मुसाफिर या यात्री कहा जाता है। तो मैं ऐसी ही एक अजब मुसाफिर हूँ। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। देखिए, अगला दूसरा जो चरण है वह है चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया। महुआ यह एक वृक्ष का प्रकार है। तो वहां से वह मन चाहे जिस जगह पर जा सकती है, और वह चली भी गई हवा। कहाँ गई वह? फिर महुआ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। थपाथप मचाया, थपाथप यानी जब वह पेड़ पर गई तो उसके जो पत्ते थे वह इस हवा के झोंके से हिलने लगे, जिनके कारण थप थप ऐसी आवाज आई। और उसे वह कहती है कि मैंने वहां भी थपाथप मचाया। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। देखो, वहां से वह जब थपथपी मचाने लगी तो वह गिरकर धम से नीचे धरती पर आ गई। और इतने में ही उसका जी नहीं भरा, फिर भी उसने क्या किया? आम के पेड़ पर चढ़ गई। चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा। झकोरा यानी झोंका देना। आम के पेड़ को भी उसने झोंका दिया, झकोरा। उसके कान में कू किया। देखो, बचपन में बहुत सारे जो बच्चे हैं वह भी स्कूल आते हैं तो शरारत करने का मन होता है उनका, एक दूसरे के कान में कू कहकर चले जाते हैं। यह एक शरारत है। वैसे उसने भी उस आम के पेड़ के कान में कू किया और उतर कर भागी मैं। देखो, आम के पेड़ से तो वह उतर गई। अब वह कहाँ गई? हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी। वहां से निकलकर वह गेहूं के खेत में चली गई। वहां भी उसने बड़ा ही आनंद लिया। गेहूं में बहुत अच्छी तरह से लहर उसने मारी, वहां का भी आनंद उसने उठाया। गेहूं की जो बालियां थी, उन बालियों के बीच वह बहुत देर तक लहराती रही, यहाँ से वहां से यहाँ। उसे वहां भी बड़ा ही मजा आया, बहुत ही आनंद मिला। ऐसा कौन कहता है? हवा हूं हवा में, बसंती हवा हूं। अब हमारी कविता का तीसरा चरण देखिए। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक। देखिए, पहर यानी प्रहर या पल, समय का जो कुछ अंश या छोटा भाग होता है उसे पहर कहते हैं। तो वह कहती है, पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही। वहीं पर वह रही क्योंकि उसे बड़ा ही आनंद और मजा आ रहा था। तो उन गेहूं के खेत में देखो, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। पास ही अलसी के पौधे खड़े हैं। उनकी फुनगियां जो है वह गोल गोल होती है। तो वह गोल फुनगियों पर, उन गोल गोल फुनगियों पर फल भी लगे हुए थे, जिनका आकार जो है उसे कलसी के तरह लग रहा था, कि मानो इन पौधों ने अपने शीश पर या अपने सिर पर कलसी ही रखी हो।
खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। अलसी यानी तिलहन का एक प्रकार। सरसों जो होता है और अलसी दोनों भी एक तिलहन के प्रकार है। तिलहन यानी क्या? जिसे तेल निकाला जाता है। जिन बीजों से तेल के जिन बीजों से तेल निकाला जाता है तिलहन, तो उन्हें अलसी या सरसों, ऐसे बहुत सारे प्रकार है तिलहन के प्रकार जिन्हें कहा जाता है। तो उसने देखा अलसी के पौधे वहां पर खड़े थे, उनकी जो फुनगियां थी वह गोल गोल थी और उन गोल फुनगियों में जो फल लगे हुए थे वह मानो उसे एक कलसी की तरह ही नजर आ रहे थे। तो उसे उन्हें देखकर भी एक शरारत सूझी। मुझे खूब सूझी, देखो वो क्या कहती है, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। उसने फिर से शरारत की। उसे ऐसा लगा कि यदि मैं इन अलसियों के पौधों को जोर जोर से हिलाऊं तो कितना मजा आएगा, यह सारे जो फल है वह नीचे गिरेंगे। और उसने वैसा किया भी, बहुत हिलाया झुलाया, लेकिन उन पौधों के सिर से वो अलसी के बीज, वो फुनगियों में गोल गोल लगे हुए फल गिरे नहीं, गिरी ही न वह। और इसीलिए वे कहती है गिरी न कलसी। इसी हार को पा यानी पाकर उसे लगा कि मेरी हार हो गई है, मैंने इतना हिलाया डुलाया फिर भी यह फल तो नीचे नहीं गिरे। तो वह नाराज हो गई और इसे वह अपनी पराजय मानती है। हार यानी पराजय। तो वह शांत हो गई कि अब कुछ नहीं हो सकता। हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। इन अलसियों के पास सरसों के भी पौधे थे, तो उसे ऐसा लगा इसके ही फल या इनकी ही कलसियां यदि नीचे नहीं गिरी तो इसका क्या होगा। तो फिर उसने वह विचार मन से निकाल दिया, छोड़ ही दिया। हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं। और इस प्रकार सरसों के खेत में जरा भी उसने मस्ती नहीं की। उसने सरसों के पौधों को बिल्कुल भी हिलाया झुलाया नहीं। शीश यानी सिर, यहाँ पर सिर है, शीर दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर स है, सिर इसका अर्थ। उसके बाद है कलसी। कलसी यानी गगरी, जिसमें हम पानी भरकर लाते हैं। मटका जो होता है वह ललनाएं या महिलाएं अपने सिर पर लेती हैं और पानी जिसमें भरकर घर पर लाती हैं। तो यह जो अध्ययन के लिए चयन की गई कविता थी बसंती हवा, यह आपको किस प्रकार लगी या कैसे लगी आपको? मुझे लगता है कि यह आपको समझ में आ गई होगी। तो इस पर भी आधारित हमें एक स्वाध्याय आज देखना है जो मैंने यहाँ पर दिया है आपके लिए। तो यह स्वाध्याय जो है आपको आपकी गृह कार्य की कॉपी में लिखना है। जैसे पहले जब कभी भी आप स्वाध्याय देखते हो तो पहले उसकी सूचना पढ़ा करो। इस सूचना के अनुसार हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं या वह प्रश्न हमारे समझ में आ जाते हैं। तो हमारी सूचना है, दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो। जैसे यहाँ पर पहला शब्द है हवा, लययुक्त यानी उससे मिलते जुलते शब्द। उसी की तरह उच्चारित होने वाले शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। हवा, दूसरा शब्द है बावली, तीसरा है सरसों, चौथा है अलसी और पांचवा है महुआ। जिनमें से उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ पर सरसों यह शब्द दिया गया है जिसका लय युक्त शब्द है बरसों। सरसों बरसों, सरसों बरसों। उसी प्रकार हमें दूसरे शब्द जो है वह भी देखने हैं। जैसे पहला है हवा, तो उसके लिए हमें शब्द मिलता है दवा। उत्तर भी मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं, सिर्फ आपको यह अब आपके स्वाध्याय कार्य की कॉपी में लिखने हैं। बावली शब्द के लिए कौन सा शब्द आएगा? सावली, बावली सावली। सरसों बरसों, अलसी कलसी, महुआ गेहुआ। आपको यह प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लययुक्त शब्द किसे कहते हैं वह भी आपकी समझ में आ गया है कि उस शब्द से
उच्चारित समान दूसरा शब्द हमें वहां पर लिखना होता है। वह होता है उसकी लय से दूसरी लय जुड़ सके, इस प्रकार का शब्द वह होता है लय युक्त शब्द। और यह आज का हमारा स्वाध्याय है। यह आपको गृह